पूरे आदिवासी समुदाय पर पूरे देश में ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस। सत्याने देऊन शाणे आम्हाला चोर ठरले गेले का तुम्ही दिले नाही म्हणून आम्ही चोर नाही, आम्ही सत्याने दावे भरून दिलेले होते आणि सत्याने राहतो। आमची जमीन जागा आमची पिढून पिढ्याची आहे। पहले दिन जब नोटिस आया और फॉरेस्ट वालों ने उनको धमकाया तो हमारे जो आदिवासी लोग हैं, एक को हार्ट अटैक हो गया, एक को पैरालिसिस का झटका आ गया कि किस तरह से ये डर का माहौल है। अगर नगर पालिका के पास के जो प्रूफ्स है वो बह जाते हैं तो झोपड़ी है आदिवासी की, वो तो पूरी डूब गई ना पूर में, तो फिर उनके पास कहाँ से आएंगे प्रूफ? ते घर बांधायचं नाही, आता आम्ही तोडून टाकणार, इथे राहायचं नाही। तुम्हाला कोणी सांगितले जा इथे जर तुम्ही बांधकाम चालू केलं तर तोडून टाकू, तुम्हाला पण मारू, इथे उभे राहायचं नाही तुम्ही। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज मुंबई में जब इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, दो कार्यक्रम हो रहे हैं। एक जगह पर भारत की राष्ट्रपति जो हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू, जिसे लेकर देश के प्रधानमंत्री सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कैसे आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर उन्होंने आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाया है, वो मुंबई आई हुई हैं। मुंबई में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के कार्यक्रम के लिए देश की राष्ट्रपति आई हुई हैं। तो वहीं मुंबई के यशवंतराव चौहान में एक और कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पर भी मुंबई और उसके आसपास के कई सारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो आए हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा, आदिवासी जो हमारी पहली राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी आई हुई हैं और उसी मुंबई में कई सारे आदिवासी समाज के लोग भी मौजूद हैं। यशवंतराव चौहान में वन हक कायदा जो होता है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, उसे लेकर एक जन सुनवाई चल रही है। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ और कई लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस जन सुनवाई को रखा हुआ है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की शुरुआत की जाती है। 2026 में हम इस वीडियो को कर रहे हैं। 20 साल हो जाने के बावजूद जो हम जल जंगल ज़मीन की बातें करते हैं, जिसे लेकर कहा जाता है कि इस देश में आगे बढ़ाया जा रहा है, 20 साल से लोग किस तरह से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उसके किस्से आप यहाँ पर सुनेंगे। उल्का मैम से हम शुरुआत करेंगे, फिर हम लोगों से भी बात करेंगे। उल्का महाजन जी, मैम मैंने शुरुआत में यहाँ पर ये बताया कि कैसे आज द्रौपदी मुर्मू जी, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी कहते हैं वो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं जिन्हें उन्होंने बनाया और आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाया है। वो मुंबई में एक कार्यक्रम के आई हुई हैं, एक प्राइवेट कार्यक्रम के लिए, और यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है जहाँ पर बताया चल रहा है। और जिस तरह की बातें मैंने आज सुनी है, 20-20 साल से लोग जिस तरह से अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, क्या क्या बातें यहाँ पर आप सुनते हैं, किस तरह की बातें यहाँ पर चल रही हैं और कैसे अन्याय यहाँ पर लगातार चल रहा है। एक तो पूरे आदिवासी समुदाय पर पूरे देश में ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस। जिन्होंने जंगल संभाला, जिन्होंने जंगल की देखरेख की, वो जंगल में पीढ़ियों से रहते आए, उन्हीं को आज़ादी के बाद भी अधिकार नहीं मिला। तो हमारे जैसे बहुत सारे संगठन उस हक़ के लिए लड़ रहे थे। 2006 में उस लड़ाई के बाद एक कानून बना, बहुत लंबी लड़ाई के बाद, और हम खुश हो गए कि अब कानून बन गया है, अब अधिकार मिलेगा। लेकिन अभी 2026 चल रहा है। 20 साल में कानून होने के बावजूद, लोगों के पास सबूत होने के बावजूद अधिकार नहीं मिल रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा टांग अड़ा रहा है वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि वो बिल्कुल ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि अंबानी अदानी के लिए फॉरेस्ट डाइवर्ट किया जा रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए किया जा रहा है, लेकिन जिनका अधिकार पीढ़ियों से है और जिन्होंने जंगल संभाला, उन्हीं को एनक्रोचर्स कह के वहाँ से हटाया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। जिनके आज जो यहाँ पे जन सुनवाई चल रही है, उसमें लोगों ने कई बार अपने क्लेम्स दर्ज किए हैं। कई लोगों के पूरे कागजात इन्होंने खो दिए हैं, सरकार ने खो दिए। कुछ लोगों के प्रलंबित है, पेंडिंग हैं क्लेम्स, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। और जिनको थोड़ा बहुत मिला है ज़मीन, वो इतना कम मिला है, उनके कब्ज़े में जितना था उससे बहुत कम मिला है। जंगल पर जो अधिकार है वो भी कम मिला। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से कि ये सरकार है किसका? ये अगर आम जनता का नहीं है, आदिवासी जिनको इस ज़मीन के पहले दावेदार कहा जा सकता है, उनका अगर हक नहीं आप कर रहे हो, ये इसको मान नहीं रहे हो, तो किसका हक मानोगे? तो डेमोक्रेसी है कि नहीं? और ये कानून ग्राम सभा को बहुत अधिकार देता है। पहली मंजूरी की जो स्टेज है वो ग्राम सभा के हाथ में। अगर ग्राम सभा मंजूरी देती है तो उसको नामंजूर करने का सवाल ही नहीं उठता, अगर कोई अपील में ना जाए, उसको कोई चैलेंज ना करे। एक भी ग्राम सभा ने मंजूर किए हुए दावे को चैलेंज नहीं किया गया है, फिर वो ऊपर के स्तर पे कैसे रिजेक्ट होता है? यानी जुडिशियल प्रिंसिपल भी यहाँ पे वायोलेट हो रहा है, कानून का वायोलेशन है।
एक तरफ सरकार कहती है कि नक्सलाइट्स का मुकाबला करना चाहिए और दूसरी तरफ आप अन्याय और शोषण की इतनी बड़ी परंपरा चलाते हो जिसमें पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है, पीढ़ियों का हक चला जाता है। तो कैसे आज़ादी रहेगी, कैसे इन लोगों को अधिकार मिलेगा और आदिवासी समाज की उन्नति और विकास कैसे होगा? आपने कहा एक अहम बात कही, मैं इन पर आने से पहले आप ऊपर भी जब आप बात कर रही थी उससे मैंने यहाँ पर नोट भी किया कि कई लोगों ने सरकार को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए क्योंकि वो जंगल में रहते हैं। उन्होंने जब सरकार ने बोला आप यहाँ के हकदार हैं या नहीं, उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए। वहाँ पर कोई जेरोक्स मशीन्स जंगल में होते नहीं हैं। फिर सरकार ने क्या वो दस्तावेज खो दिए? बिल्कुल। क्या हुआ? सरकार ने कई हज़ारों दस्तावेज खो दिए हैं और जब दावे लिखे जाते हैं उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जोड़े जाते हैं। अब उनके गांव में, वाड़ी में, जंगल में जो बस्तियां हैं उनके यहाँ ना जेरोक्स की फैसिलिटी है ना वो उसका कुछ रख सकते हैं दूसरा रिकॉर्ड, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जोड़े गए हैं। और ऐसे दावे खो देना और ऐसे डॉक्यूमेंट्स खो देना ये बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाना चाहिए। और ये बहुत सारे आदिवासियों के साथ ये हुआ है और कई ऊपर नीचे जो क्लेम्स ऊपर गए फिर नीचे आए फिर रिव्यू किया गया, इस प्रोसेस में कई दावे खो। तो ये डिजिटल इंडिया है, आप डिजिटलाइज क्यों नहीं करते? जब उन्होंने दे दिए हैं अपने क्लेम्स, पहले उनका डिजिटलाइज होना चाहिए था। ग्राम सभा के पास रिकॉर्ड है लेकिन ऊपर के स्तर पे रिकॉर्ड नहीं है, यानी ग्राम सभा आपसे ज़्यादा सक्षम है क्या? सरकार से ज़्यादा सक्षम है क्या? और ये बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाना चाहिए। इस पर अभी पैनल ने भी ये कहा है कि एट्रोसिटी एक्ट के तहत गुनाह दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए इन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हम लोगों से भी बात करते हैं। आप सोचिए, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, 20-20 सालों से लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं। मैं इनसे बात करने से पहले आपको बता दूं, लेकिन अब भी कोई एक अधिकारी आएगा और कहेगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। आप सोचो कितने डर के साए में रह रहे हैं। इस कानून को आए 20 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। ये कहते हैं कि हम आदिवासियों को मजबूत कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति आदिवासी हैं। सच्चाई कुछ और है। हम बात करते हैं और आपको समझाते हैं। मैं मराठी में पूछूंगा, आपको हिंदी में बताऊंगा, आप सुनिएगा क्या कुछ होता है। तुमचं नाव सांगा काय आहे, तुम्ही कुठे राहतात आणि कधीपासून, तुमचे किती पिढीपासून तुम्ही राहतात ते सांगा। माझं नाव सुशीला हां सुशीला गोविंद भोई। हां आम्ही राहतो रायगडमध्ये, कर्जत रायगड, हां तिथे राहतो। आमच्या 6 पिढ्या गेल्या। अच्छा हाँ मला त्यांना सांगू द्या। इन्होंने कहा इनका नाम सुशीला भोईर है, कर्जत में रहते हैं और 6 पीढ़ियों से रायगढ़ में रहते हैं। का आलाय इथे, तुमची काय अडचण काय? आमची अडचण अशी आहे, आम्हाला जागा, आमची जागा आहे, आमचे घर आहेत, वस्तू तिथे आमची आहे। 19 घराची वस्ती आहे। 19 लोकांनी आम्ही दावे भरले, ते दावे आमचे त्यांनी फेटाळले। ते दावे काही मंजूर केले नाही। आम्ही त्याच्यासाठी कोणते पुरावे, आमचं स्वतः पुरावा, खासगी पुरावे आम्ही त्याला दिले, तरी कलेक्टर साहेब म्हणतात, कलेक्टर पातळीवर दिले, कलेक्टर म्हणतात की तुमच्या दाव्याला पुरावे नाही असे बोलायला लागले। म्हणजे आम्ही आज एवढे सत्याने देऊन शाणे आम्हाला चोर ठरले गेले का तुम्ही दिले नाही म्हणून? आम्ही चोर नाही, आम्ही सत्याने दावे भरून दिलेले होते आणि सत्याने राहतो। आमची जमीन जागा आमची पिढून पिढ्याची आहे, ते आम्ही घेतल्याशिवाय राहणार। आम्ही जंगलाचं रक्षण केलंय। आता वन खातं काय म्हणतंय, ते जंगल त्यांना दिसतंय, ते आमच्याकडनं हिरावून घ्यायला बघतात की आम्ही घेणार, हे तुमचं इथे काय नाही, तुम्हाला इथं बांधून देणार, घरकुल बांधून देणार नाही, घर बांधून, झोपडं बांधून देणार नाही, काय नाही, ते तोडून मोडून टाकणार। मला सांगू द्या है, पर ये कह रही है कि 6 पीढ़ियों से ये वहाँ पर रहते हैं और अब ये सभी दस्तावेज सरकार को दे रही हैं कि हम यहाँ पर रहते आ रहे हैं। सभी सबूत उनकी ओर से दिया गया है और उसके बावजूद बार बार इन्हें कहा जाता है कि तुम्हें घर नहीं बनाने देंगे, तुम यहाँ पर नहीं रह रहे हो, तुम अवैध तरीके से रह रहे हो। ये कह रहे हैं हम यहाँ पर जंगल और ज़मीन को बचाने का काम हमने किया है और अब ये अधिकारी आकर हमें हमारे घर से निकालने की बात कर रहे हैं, हमें गलत बताने की बात कर रहे हैं, जबकि दस्तावेज हमारी ओर से दिया गया है। जेव्हा ते येतात अधिकारी काय बोलतात, कशी धमकी देतात, काय सांगतात? इथे घर बांधायचं नाही, आता आम्ही तोडून टाकणार, इथे राहायचं नाही। तुम्हाला कोणी सांगितलंय जा, इथे जर तुम्ही बांधकाम चालू केलं तर तोडून टाकू, तुम्हाला पण मारू, इथे उभे राहायचं नाही तुम्ही। तुमचं आम्ही बोललो नाही, आमची जागा पिढून पिढ्याची आहे साहेब, आम्ही देणार नाही। तर नाही म्हणतात, जा तुम्हाला काय करायचं ते करा, असं बोलतात। हाँ, म्हणजे काय तक्रार करायची ती करा, असे पण बोलतात। इन्हें धमकियां दी जाती है कि हाँ अगर तुमने किया, घर बनाया तो तुमको मारेंगे, तुमको यहाँ से निकाल देंगे। और ये कहते हैं हमारी जगह है, हम यहाँ पर घर बनाएंगे, हम सालों से रहते आए हैं, ये हम हकदार हैं इसके। इसके बाद कहा जाता है तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें यहाँ पर हम रहने नहीं देंगे। ये बात अगर अधिकारी, फॉरेस्ट अधिकारी जो वन रक्षक है, जिसका काम है वन को बचाना, और ये लोग वहाँ पर पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं जो जंगलों को बचा रहे हैं, अगर उन्हें लेकर कहा जाए तो आप सोचिए कि परिस्थिति क्या है। और भी लोगों से बात करेंगे। प्रकाश जी यहाँ पर मौजूद हैं।
ये हमने आरे में जब इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि मैं आरे कवर करता हूँ, मैं बता दूँ आपको, आरे को लेकर मैंने हाल ही में बताया भी था कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने तब कहा था कि वो आरे को जंगल नहीं मानते हैं। that the area where these trees are being cut is not a forest. It's not a forest area. वो अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं और वहाँ पर पीढ़ियों से रहने वाले लोग जो हैं वहाँ पर परेशानी शुरू कर दी गई। उसके अंदर एक मेट्रो कार शेड बनाया गया है। अब हाल ही में हमने देखा कि कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई है। आरे में क्या परिस्थिति, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या वहाँ पर भी जंगलों को लेकर आदिवासी समाज और सरकार के बीच में, अधिकारियों के बीच में किस तरह की परिस्थिति है? एक तो आरे तो जंगल है, ये सबको पता है, और जंगल का होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी लोग मानते हैं। और घना जंगल है, फिर भी वो जंगल नहीं है करके वहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे कि मेट्रो कार शेड आया, 401 आया, फिल्म सिटी आई और अन्य भी आ रहे हैं। और हमें हमेशा संघर्ष करना पड़ रहा है। हम बार बार बोलते हैं सांस सभी को लेनी है, सांस आवश्यकता है, पानी आवश्यकता है, पर्यावरण सबको चाहिए, लेकिन जंगल किसी को नहीं चाहिए। आज आरे की स्थिति ऐसी है कि वो मुंबई के बीचों बीच है, और मुंबई में आपको पता है कि ज़मीन का वैल्यू क्या है, इसलिए वहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट आते ही रहते हैं। अभी भी इको सेंसिटिव जोन के नाम पर वहाँ के आदिवासियों को हटाया जा रहा है। वहाँ पे 90 एकड़ ज़मीन का उसने वो देख के रखे कि यहाँ पे उनको सबको आरे नेशनल पार्क, फिर एऊर, ठाना के सभी आदिवासियों को और गैर आदिवासियों को वहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा। फिर ये जंगल का करेंगे क्या? इको सेंसिटिव जोन के लिए तो उन्होंने बहुत ही कम रखा है, बाकी का ज़मीन का क्या करेंगे? तो मेरा कहना यही है कि हमारी ज़मीन और जंगल है, खाली आपके लिए जंगल होगा या ज़मीन होगी, लेकिन हमारे लिए सब कुछ है वो। और वो जब नष्ट होता है ना, तो हमें पता है कि क्या हमें दुख होता है। मेरा एक गाना भी है मराठी में कि आमचंच गाव आमचीच जमीन डोंगर राखला आम्ही आम्हाला सांगत डोंगरात राहायचं नाही। हमारा ज़मीन, हमारा जंगल हम लोगों ने वो रखा, हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने संभाला, और अभी हमें बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। तो इससे बुरी बात क्या है? तो ये मुंबई की स्थिति, हमारे आरे की स्थिति है। जी 20 साल हो गए हैं सर इस कानून को आए हुए, लेकिन अब भी हम देख रहे हैं, हालांकि अभी 26-27 जनवरी को हमने देखा संजय गांधी नेशनल पार्क में जिस दिन लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं उस दिन लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, जबकि पूरा मामला जो है अदालत में चल रहा है, कई जगहों पर कानूनी लड़ाई चल रही है। अब यहाँ पर भी इतने लोग आकर बात कर रहे हैं, उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिया, उसके बावजूद उन्हें कहा जाता है कि फिर से डॉक्यूमेंट लाओ, जबकि ओरिजिनल आपको ही दे दिया। तो क्या ये आदिवासी लोगों के लिए सोच रहे हैं या इन्हें केवल उनकी ज़मीन चाहिए? आप लोगों ने अभी तक क्या कुछ अनुभव किया है, किस तरह से आप देखते हैं? पहले बात ये कहूँ कि सरकार खुद संविधान नहीं मान रहा है। जो कानून बनाया वो कानून में उन्हें स्पष्ट लिखा है कि आदिवासियों के ऊपर जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसको दूर करने के लिए हम लोग ये कानून ला रहे हैं। 2006 का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, क्योंकि हम वो कबूल करते हैं कि हमने आदिवासियों के ऊपर अन्याय किया है, वो उनका नेचुरल राइट्स था, लेकिन हमने वो अन्याय किया, उसको दूर करने कानून लाया। लेकिन कानून लाने के बाद अभी आप गिनती कर रहे हैं 2026 है, 20 साल हो गए, तो मालिक से ही पूछ रहे कि आप कागज़ दिखाओ। ये है कानून किन लोगों के लिए बनाया, आदिवासियों। तो सीधी बात है, वो आपको दो चीज़ का ही प्रूफ चाहिए, तो वो है वहाँ पे उनका एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस क्या है उसमें लिखा गया है, यदि वर्बली है, फिजिकली है या वो भी है, तो उसको आपको मानना है। तो आदिवासी लोग अपनी परंपराओं के साथ वहाँ पर रह रहे हैं कि उनका गाँव देव है, उनका जंगल में देव है, ये पुरावे हैं उनके, ये उनका डॉक्यूमेंट है, सबूत है। तो ये उसको मानना चाहिए, और फॉरेस्ट वाला या महसूल वाला जाके देखना चाहिए कि हाल में वो क्या है। क्योंकि हमारी जो परंपरा है, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि भारत का स्वतंत्रता होने के बाद जो संविधान लागू हुआ उसको 78 साल हो गया, लेकिन हमारा आदिवासी लोग हज़ारों साल से वहाँ पर रह रहे हैं। उसका सिंपल सा उदाहरण है कि हम जब यहाँ पे गाँव देव हमारा वाघया बिठाते हैं तो वो एक लकड़ी का होता है, वो ख़राब होने के बाद हम उसके बाजू में दूसरा बिठाते हैं। हमारा पीढ़ी का गिनती वहाँ से चालू हो जाते हैं, कितने साल से हम वहाँ उस जंगल पे वो ज़मीन में रह रहे हैं। ये सिंपल सा हमारे पास सबूत है। उसको नहीं मान के ये कागज़ ला, वो कागज़ ला, ये मतलब जानबूझ के सरकार कर रही है। उनको एक्चुअल में आदिवासियों को देना नहीं है, इसमें फैक्ट है। तो ये चीज़ है, 20 साल होने के बाद भी ये हालात है। वैसे कहा जाए तो अब कॉमन फॉरेस्ट, इसमें CFR का भी प्रावधान है। लोग बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, लेकिन यदि हम कॉमन फॉरेस्ट राइट की बात करें तो वो जो इंडिविजुअल वाला भी उसमें आता है। यदि आप टेरिटरी फाइन करते हैं, सपोज 100 एकड़ का ज़मीन है,
वो 2005 का वो एनक्रोचमेंट की बात करके आपके पास पुरावा होना चाहिए, लेकिन वो कॉमन कम्युनिटी में रह रहा है ना लोग, तो एक्चुअल में वो वहीं चाहिए कर सकता है, लेकिन वो उसमें करना नहीं चाहते। लेकिन क्या आपसे मैं पूछना हूँ, क्या डर बन जाता है कि कभी भी निकाल देंगे? संजय गांधी नेशनल पार्क पे देखा कि रातों रात तोड़ दिया गया, कहीं पर दे रहे, अभी वो मैम ने कहा कि धमकी देते हैं कि तुम्हें देख लेंगे, कहाँ पर जाकर कंप्लेन करना है। तो किस तरह से आप सोचते हैं जब ये सारी चीज़ें आप सुनते हैं कि आज मेरे पास घर है, कल निकाल सकते हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी जिनका काम है हमें बचाना वो नहीं बचा रहे हैं, तो आप युवा हैं, आप जब इसे देखते हैं या सुनते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या आता है मन में? सबसे पहले तो आता ही है, जैसे पीढ़ियों से लड़ते आ रहे हैं, हमारे पुरखों ने लड़ाई की, हमारे पिताजी ने की, वैसे ही सेम लड़ाई उसी चीज़ों के लिए हमें आज भी करनी पड़ती है, और आगे की पीढ़ी भी शायद दुर्दैव उनका होगा कि सेम चीज़ें वो भी शुरू रखेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कल कोई प्रोजेक्ट आएगा फिर से लड़ना ही है, सुबह उठ के वही सारी चीज़ें करनी है, लेकिन इससे बचने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया FRA जैसा, तो इसका सहारा हमें आगे होगा करके हम लोग इसके थ्रू फॉर्म्स भरते हैं, कम्युनिटी राइट्स होंगे, फिर इंडिविजुअल राइट्स होंगे, तब भरने के बाद हमसे बहुत सारे प्रूफ्स मांगे जाते हैं। प्रूफ देने के और FRA की जानकारी हमें ज़्यादा नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि सरकार हमें इस बारे में नॉलेज अवगत दे, ताकि बहुत सारे आदिवासी लोग पढ़े लिखे नहीं है, इनको कैसे फॉर्म भरना है, इसके ऊपर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो ये कहाँ से उपलब्ध करना है हमें, तो ये सरकारी जानकारी दे तो ये बेहतर है हमारे लिए। तो ये वो सारी जानकारी तुम्ही कुठून आला मॅडम? आम्ही रायगडवरून रायगड. आणि तुमचं काय इथे अडचण काय तुमचा? आमचं दली भाग 90 एकर आहे, पण आमचा दली बुकच नाही आहे. आमचे म्हणजे आमची कुडामणीची घरं होती, ती त्या घरात आमचं सगळं जळून गेलं. मी जवळजवळ माझ्या लग्नाला आता 23 वर्ष झाली. 23 वर्षापासून मी फॉरेस्ट ऑफिसला जातो, मला दली बुक द्या. ते बोलतात तुमच्याकडं प्रूफ काय आहे की तुम्ही तिथलेच रहिवासी आहेत तसं. तर मी बोललो की मी ह्या 5 लोकांचे, म्हणजे ते बोलतात की 5 लोकांची तुम्ही गावातले 5 लोक पाहिजे. त्यांचे पुरावे आणा, आधार कार्ड आणा, त्यांचे वोटिंग कार्ड असतील ते पण आणून दिले, तरी सुद्धा ते फॉरेस्टवाले आम्हाला दली बुक देत नाही. आम्ही धारा पावती पण दाखवली ह्या नंबरचा, तुमच्याकडे गट बुक असेल ना, आम्हाला गट बुक तरी द्या ना, नाही देत. आता त्या दली भागाला त्या फॉरेस्टवाल्यांनी माती काढायची, झाडं लावायची कामं केलेत चालू. सोचिए ये 23 साल से अपने ही घर के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, जब वो कहते हैं कि आप गांव के 5 लोगों को लेकर आओ जो बतौर सबूत ये बताएं कि आप यहाँ पर रहते थे, और ये बातें जब वो करती हैं और लेके भी जाती हैं, उसके बावजूद उनकी बातें सुनी नहीं जाती. एक के बाद एक जो भी आपने यहाँ पर किस्से सुने, अगर उसे आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर लड़ाई कितनी बड़ी लड़ाई जा रही है. यहाँ पर लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है ताकि लोग अपने घर जहाँ पर वो पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं वहाँ पर रहें. सरकार को अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने घर का दे देते हैं और उसके बाद सरकार फिर से आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है, तो ये लोग कहाँ से लाएंगे? ये सवाल यहाँ के लोग बार बार पूछ रहे हैं. जी आप कुछ कह रहे हैं? जो आज के दिन में वो ट्रिगर पॉइंट जो संजय गांधी नेशनल पार्क का है, जो 27 तारीख का, वह मौके पर मैं मौजूद था. जो पूरी सिचुएशन थी, पहले दिन जब नोटिस आया और फॉरेस्ट वालों ने उनको धमकाया, तो हमारे जो आदिवासी लोग हैं, एक को हार्ट अटैक हो गया, एक को पैरालिसिस का झटका आ गया कि किस तरह से ये डर का माहौल है. और चूँकि इसमें हम फॉलोअप कर रहे हैं, कल हमारा एनसीएसटी कमीशन दिल्ली में इसमें सुनवाई था, जो हमने केस लगाया था कि किस तरह से जो फॉरेस्ट वाले हमको से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमको सुना गया. हम एक सिलसिलेवार बात करें तो पहले नेशनल ये जो संजय गांधी नेशनल पार्क पहले नहीं था, पहले आदिवासी लोग वहाँ पर रह रहे थे, और जो कानून के प्रावधान है जैसे बाद में आ गए. 1978 में पहला उन्होंने प्रपोजल दिया, बाद में 1995 में उन्होंने वहाँ से हटाने का कोशिश किया, लेकिन जो कानून आया है 2006 में आया है, तो वहाँ लोग आदिवासी लोग पहले से रह रहे हैं. और सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट क्या है, जो इसमें जो आदिवासी विकास विभाग है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा. आदिवासी विकास विभाग के पास 2003 से लेके 2005 में उन्होंने सर्वे किया कि 221 पाड़े, आदिवासी पाड़े संजय गांधी नेशनल पार्क से लेके अगल बगल में है. और इतना एविडेंस होने के बाद फॉरेस्ट वाले उसको मानने के लिए तैयार नहीं कि आदिवासी लोग यहाँ नहीं रह रहे, और एक भी क्लेम फॉरेस्ट का उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है. तो ये बहुत बड़ा अन्याय है. जिन लोगों को नहीं पता, जो मुंबई के बाहर है, मैं उन्हें बता दूँ, संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली मुंबई में आता है. वहाँ पर जो लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं,
26 जनवरी को इनके घर को तोड़ा गया। और यहाँ पर आपने सुना कि वहाँ पर सरकार की ओर से ही 2003 में सर्वे किया गया था, कितने गांव हैं, कितने घर हैं, सभी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, तो सोचिए हज़ारों की तादाद में गाँव में लोग, आदिवासी लोग जो जंगलों में रह रहे हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आप टीवी पर देखते हैं कि आज फलाना नया प्रोजेक्ट आ गया है, आज ये प्रोजेक्ट आएगा, आज इस जंगल से ये प्रोजेक्ट जाएगा, तो आपके सहूलियत के लिए जिनके घरों से ये प्रोजेक्ट जाता है उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की शुरुआत 2006 में अगर की जाती है तो वो इसलिए की जाती है कि आदिवासी समाज से आने वाले लोगों को बचाया जा सके, उनके हकों को बचाया जा सके। सालों से, पीढ़ियों से जिन्हें इस सरकार ने और पिछले आज़ादी से पहले भी जिन लोगों ने जिन आदिवासियों के लिए काम नहीं किया है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उसे रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया है। लेकिन अब इसी कानून की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही हैं 20 साल बाद भी। मैडम जो बता रही थी 26 साल से वो केवल अपना सबूत पेश कर रही हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैम आप बता रहे थे। बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जो हम बात करते हैं विकसित भारत, भारत का विकास हो रहा है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, दैट इज़ व्हाट शहरीकरण इज़, कि भारत जो है बहुत अच्छा विकसित हो रहा है। तो विकसित में क्या दिख रहा है आपको कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मेट्रो बन रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन जो शहर जो विकसित हो रहा है उसी शहर के आदिवासी लोगों को मिटाया जा रहा है। दैट द थिंग इज़ दैट कि मैं पनवेल कातकरवाड़ी से आती हूँ। हमारी कातकरवाड़ी जो है एग्जैक्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में है। हम वहाँ से पीढ़ियों से रह रहे हैं, मतलब स्वातंत्र्य पूर्व, बिफोर इंडिपेंडेंस हम वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा नाम 7/12 में इंक्लूड किया गया नहीं है। और बोल रहे हैं कि आप प्रूफ लाओ। जब हम नगर पालिका में जाते हैं, बिकॉज हमारे पास पुरानी वो जो घर पट्टी रहती है, हम जिसे बोलते हैं होम टैक्स रिसिप्ट, वो हमारे पास है। हम नगर पालिका के पास जब जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमें वो दो, तो वो बोलते हैं नहीं, वो फ्लड आया था, पूर आया था, उसमें वो बह गई। तो अगर नगर पालिका के पास के जो प्रूफ्स है वो बह जाते हैं, तो झोपड़ी है आदिवासी की, वो तो पूरी डूब गई ना पूर में, तो फिर उनके पास कहाँ से आएंगे प्रूफ्स? आप बताइए और किस किस तरह की बातें आप सुनते हैं और बातें की जाती है? आप मराठी में बोलिए, चालेल, मैं बाद में हिंदी में कर दूंगा। कसं अडचण आहे, काय काय बोलतात फॉरेस्ट ऑफिसर आणि काय काय होतं? माझं नाव मधु धोडे आहे. मी कष्टकरी संघटना पालघर जिल्ह्यातून आले आहे. वन हक्काची दावं दाखल केल्यानंतर जे लोक सांगतात नाही आमच्याकडे फाईल आली नाही, तुमच्याचकडे असेल बघा ना, उलट आम्हाला सांगतात शोधायला. आम्ही तिथे देतात आणि आमच्याकडे पोच पण आहे, तरी पण ते फाईली भासवल्या जातात. एक प्रकारचा मुद्दा. दुसरा, आमची लागवड असून पण एका मुलाने असं मांडलं की माझी लागवड आहे दिसते, पण फॉरेस्टवाल्याला ती द्यायची नाही म्हणून तो सही करतो, इथे जंगल दिसतं, पण प्रत्यक्षात त्याची 2005 पूर्वीची लागवड आहे, खूप लागवड आहे. आणि नंतर चौकशी केल्यावर सांगतात हां आहे, 1 साली प्लॅट आहे, फॉरेस्टर प्लॅट आहे. त्याची अनेक काय ना काय प्रकरणं देऊन आज ज्यांनी अर्ज केला, ज्यांनी जी प्रकरण ज्याच्या फाइल तैयार केली, ते लोक मरून पण गेले. आज तरी नहीं दिले. इनके बात जो है वो बहुत ज़रूरी है। इनकी ओर से कहा गया कि देखिए लोग लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं लड़ रहे हैं। लोगों ने एक एक दस्तावेज 3-3 बार अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत में खोट है और आप देना नहीं चाहते हैं, आप लोगों को उनके ही घर से दूर रखना चाहते हैं, आपको केवल जंगल की ज़मीन दिखती है जो आप किसी बिल्डर को या किसी नेता को या किसी अधिकारी के नाम पर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि लोग अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते मर गए, आज उनके घर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और इसके बावजूद कोई भी यहाँ पर उनके लिए मदद नहीं हुई है। जैसे कि मैंने कहा, 2 चीज़ें आज मुंबई में हुई हैं दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुंबई में एक प्राइवेट काम के लिए आई हैं, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के रिलीज़ के लिए और एक प्राइवेट हॉस्पिटल के इवेंट में आई हैं, और केवल 40 आदिवासी समाज के लोगों की सुनवाई यहाँ पर हो रही है। जितने लोगों से मैं बात करूँगा और लोग बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सभी के पास एक के बाद एक परेशानी मौजूद है। सवाल ये है कि ये कायदा बनाया किसके लिए गया था? आदिवासी समाज के लोगों को आप बेचारा मत समझिए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनके साथ हैं या नहीं ये सोचिएगा। उन्हें आपकी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मामले बार बार आ रहे हैं। आपने सुना कि जो वन के अधिकारी हैं वो अगर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से हटा देंगे, तुम्हें जहाँ जाकर कंप्लेन करना है तुम करो, तो ये एरोगेंस नहीं है क्या? यहाँ पर कहीं अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, या केवल हम कहते हैं कि नहीं हमारे राष्ट्रपति आदिवासी हैं तो हमने आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ कर दिया है? अगर वो किया होता तो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं होते। क्या इनकी कोई सुनेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मौजूद है, क्योंकि अगर इनकी सुनवाई होती
तो यहाँ पर जन सुनवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये 21वीं सदी की भारत की असलियत है, जहाँ पर आपको बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े एयरपोर्ट दिखाई देते हैं। लेकिन अभी आपने सुना नवी मुंबई एयरपोर्ट की भी बात आई, किनके ज़मीनों को छीन कर उन्हें दर दर भटका कर ये एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। क्या इसे आप वाकई विकास मानते हैं, जहाँ पर आप एक पूरे समुदाय को सता रहे हैं? ये वो खबरें हैं जिसे शायद हर एक मीडिया को कवर करना चाहिए, लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पर आपको कोई मीडिया का सदस्य नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर कहानियों का भंडार है, कहानियों का खजाना है, और यही असली भारत की कहानी है। लेकिन इस कहानी से अधिकांश लोगों को दूर रखा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इसके बारे में बात करेंगे तो साहब के अधिकारी उनके चैनल में फ़ोन कर देंगे और फिर वो आगे जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। ये लोगों की कहानी है, लोगों को सरकार की ओर से सताया जा रहा है उसी ज़मीन के लिए जिसे उन्होंने सालों साल, कई पीढ़ियों से ऐसे ही जो लोग ज़मीन को बर्बाद करते हैं उसे बचा कर रखा। क्या इनकी कोई सुनेगा? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए हमारी कोशिश थी कुछ आवाज़ों को आपके सामने लाने की और बताने की कि वाकई इस देश में दो भारत है। एक अमीरों का भारत है, एक चमचमाता हुआ भारत है, और एक उन लोगों का भारत है जो पीढ़ियों से उन्होंने इस भारत को बनाया, बचाया, और अब अचानक से जो मालिक थे उनसे ही पूछा जा रहा है कि मेरे अंगरे में तुम्हारा क्या काम है। सोचिएगा आप इसके बारे में और समझिएगा कि अगर कल आपके ऊपर भी कोई परेशानी आएगी तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लोग यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इनके लिए अगर खड़े नहीं होते हैं तो कल अगर आपके ऊपर कोई परेशानी होती है तो आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। और यही है इस दूसरे भारत की सच्चाई। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए जो बातें हमने आपके सामने रखी है उसे आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे साझा करें, और अगर अब भी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम आगे भी ऐसे वीडियोस करते रहेंगे, उन लोगों की कहानियाँ आपको बताएंगे जो सुननी चाहिए, और आपको पूछना चाहिए कि सब में सरकार कहाँ पर है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर है, जवाबदेही कहाँ पर है, और हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा कि कहीं पर भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।